चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिमांड के कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा था डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये सारी चीजें हम ऑलमोस्ट लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में बेटा डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज वाली क्लास जो रहेगी बेटा, वो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व रहेगा, राइट। एंड उसके फैक्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे अगेन। आज से बेटा डिमांड चैप्टर का ना कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अभी मैं अगर डिमांड चैप्टर को कैटेगराइज करूं तो ध्यान से सुनना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो बेसिक, एक बेसिक पार्ट और एक एडवांस पार्ट। तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन से सुनिएगा। एंड बेसिक पार्ट में बेटा आपने क्या पढ़ा? पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। देखिए, जिन बच्चों ने यूट्यूब से क्लास ली थी बेटा, आई होप सो कि आप लोगों ने प्रॉपर क्लास ले ली हो, रिवाइज कर लिया हो, तब जाके आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हो बेटा, तभी आपको आज की चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं, राइट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी थी क्लासेस से बेटा, उन्होंने यूट्यूब लेक्चर से देख लिया होगा, ठीक है। एंड दूसरा हमने पढ़ा था डिमांड का मीनिंग और क्वांटिटी डिमांड, राइट। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल जो कि आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो बेटा लास्ट क्लास में। इसके दो पार्ट भी थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट। एंड फोर्थ था बेटा हमारे पास डिमांड कर्व। देखो, ये जो हमने बातें पढ़ी ना, दीज आर बेसिक बेसिक एलिमेंट। ये क्या थे बेटा? हमारे बेसिक एलिमेंट, जो कि डिमांड चैप्टर को एडवांस लेवल को समझने के लिए बेटा ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बातें नहीं आएंगी बेटा, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम फेस होगी बेटा डिमांड चैप्टर को समझने में, ठीक है। अब एडवांस लेवल में क्या क्या आता है जी? एडवांस में हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आपको तब तक क्लियर नहीं होगा बेटा जब तक आपने प्रीवियस क्लास का डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर जब मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर का। अगर मैं बोलूं डिमांड चैप्टर का जो नींव है, फाउंडेशन है या फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, वट एवर यू सेड, फाउंडेशन अगर मैं मानूं तो ये फैक्टर है। इन फैक्टर को समझाने में बेटा मुझे 2 से 3 क्लास लगेंगी, राइट। और ये फैक्टर पे ही बेटा पूरा डिमांड चैप्टर हमारा टिका हुआ है, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। आई होप सो कि आज मैं इसको स्टार्ट कर दूं, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर। तो आई होप सो कि आपने सारे के कॉन्सेप्ट, चार के चार कॉन्सेप्ट बेटा ऑलरेडी पढ़े हैं। जिन जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली थी उन्होंने लाइव क्लास में पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने बेटा लाइव क्लास नहीं ली थी तो डेफिनेटली उन्होंने यूट्यूब से लेक्चर देख के कर लिया होगा, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ बेटा कि आप सबने सारे लेक्चर वगैरह देखे हुए हैं, तब जाके आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तभी बेटा आपको चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझना है बेटा इसको। तो आप फटाफट मेरे साथ हेडिंग लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए मेरे साथ, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो हम डिमांड कर्व की सिचुएशन को समझेंगे बेटा। अगेन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको एक सामने कर्व बनाता हूँ, जो कि आपने लास्ट क्लास में बेसिकली कर्व बनाया था। देखिए, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले बेटा कर्व देखिए इसका। कुछ इस तरीके कर्व बनाया था बेटा आपने। ये वाई एक्सिस था आपका, दैट इज प्राइस एंड दैट इज क्वांटिटी डिमांड, राइट। ये कुछ कर्व हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, मान लो हमारा प्राइस 1 रुपए है फॉर एग्जांपल, तो हम डिमांड करते हैं, मान लीजिए 5 क्वांटिटी की। हमारी प्राइस बढ़कर 2 रुपए हो जाती है, तो मान लो बेटा हमारी डिमांड कम हो जाती है और ये हो जाती है 4 क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट का इंट्रैक्शन हो रहा है, द पॉइंट, दिस पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो एक कर्व बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? एक कर्व बन जाता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डी एक्स या डिमांड कर्व, राइट। तो बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले ना स्लोप क्या होता है। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो डेफिनेटली डिमांड कर्व आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है।
बेटा स्लोप का मतलब होता है ढलान, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको बोलते हैं ढलान। ढलान या तो बेटा नीचे की ओर होगी या तो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ डिमांड कर्व की ढलान कैसी है? डोंट यू थिंक डिमांड कर्व इस तरीके से बन रहा है बेटा? देखो ये नीचे की ओर आ रहा है बेटा। तो सर इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो बेटा यहाँ पर इससे पता लगता है इस कर्व से हमारा जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा है बेटा? डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर। नीचे की ओर आ रहा है ना बेटा, देखो दिस इज द डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग डाउन, राइट। तो बेसिकली अगर इस कर्व से हम पता लगाना चाहें तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, तो हमें पता लगेगा बेटा इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या कहती है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए। जरा देखना बिल्कुल ध्यान से, कंसेंट्रेशन से, प्लीज इधर देखो, लिखना मत पहले, ठीक है, आराम से सुन लो। तो कहते हैं सर डिमांड कर्व नॉर्मली डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो ना क्या कह रहा है, डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, देखो ये नीचे की ओर आ रहा था। तो कहते हैं सर नॉर्मली जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड डिमांड कर्व होती है, ठीक है। फिर कहते हैं सर ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, तो कहते हैं इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है बेटा ये? दो चीजों के बीच में। एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा बेटा क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो दो चीजों के बीच में बेटा नेगेटिव रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। सुनो इधर देखो, कह रहा है सर डिमांड कर्व का स्लोप होता है नॉर्मली, क्या वर्ड यूज रखा है यहाँ पर, नॉर्मली, ठीक है। स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है। अब सर ये नीचे की ओर डिमांड कर्व हमें क्या दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि सर नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। सर इसका मतलब एक बार एग्जांपल से समझा दो। तो देखो बेटा इधर हमारा प्राइस है, हमारा क्वांटिटी डिमांड है, एंड प्राइस के बारे में आपको पता ही होगा, एंड क्वांटिटी डिमांड आपको पता ही होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको बता चुका हूँ। बेटा मुझे एक बात बताओ, इसी एग्जाम्पल को, ऊपर वाले फिगर को कंटिन्यू लेते हैं। हमारा जब 1 रुपये प्राइस था, जब हमारा प्राइस 1 रुपये था तो हम डिमांड कितनी कर रहे थे बेटा, 5 की। जब हमारा प्राइस कितना हो गया बेटा, 2 रुपये, तो हमने डिमांड कितनी करी बेटा, 4 क्वांटिटी की। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या प्राइस बढ़ रही है? हाँ। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो रहा है बेटा, हमारा डाउन हो रहा है। तो देखो ना, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। तो क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में? इसलिए बेटा कहते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव रिलेशन। और ये नेगेटिव रिलेशन ही बेटा इस स्लोप स्लोप नीचे की ओर जो डाउनवर्ड स्लोप है बेटा, ये डाउनवर्ड स्लोप इस कारण है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में बेटा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसलिए हमारा डिमांड कर्व क्या है बेटा, नीचे की ओर स्लोप वाला है, यानी कि नीचे की ओर ढलान वाला डिमांड कर्व हमारा यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अभी पहले मुझे बताओ कि आपको इतना समझ में आया? हाँ जी, क्या इतना समझ में आया? प्लीज चैट के थ्रू आप मुझे बताइए, आपको इतना समझ में आया? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। चलिए बेटा पहले इतना बनाइए, पहले आप इतना बनाओ, ठीक है, इतना लिखो। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। फटाफट से बेटा इसको बनाइए जल्दी से। बेटा अभिषेक आपको आया समझ में?
बेटा इतना हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? करो करो। हाँ, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यू कैन से दिस। इनवर्स रिलेशन, अपोजिट बोल लो, ठीक है? हो गया जी। अब जरा देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, जरा इसको देखना ध्यान से बिल्कुल। बेटा जो यहाँ पर ये डेल्टा वर्ड यूज हो रखा है ना, इसको तो सबसे पहले तो इसका मतलब लिख लेते हैं। अगर मैं डेल्टा पी की बात करूं तो डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। डेल्टा का मतलब बेटा चेंज होता है, ठीक है? और अगर मैं डेल्टा क्यू की बात करूं तो इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड। चलिए, आई होप सो कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। और ये नेगेटिव का साइन, ये जो माइनस का साइन मैंने लगाया बेटा, ये इस कारण है, ये जो आपने लिखा है ना नेगेटिव रिलेशन, तो नेगेटिव का साइन इसलिए लगा क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है बच्चे? नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है? तो नेगेटिव रिलेशन होने के कारण बेटा इनके बीच में माइनस का साइन यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ठीक है? अब देखो जरा इधर, हमारा प्राइस कितना था? 1 रुपए था ना बेटा? तो सर इसमें ये चेंज आया है, तो मैं क्या डेल्टा पी वन लिख सकता हूँ? एक से कितना हो गया, 2, यानी कि 1 रुपए का चेंज आया इसमें। हाँ जी बिल्कुल। इसमें बेटा हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 5, ये कितनी होगी? 4। तो क्या क्वांटिटी में भी 1 का परिवर्तन आया है? तो अगर बेटा मैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालना चाहूँ, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालना चाहूँ बेटा मैथमेटिकली, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। तो बेटा -1 डिवाइड बाई 1, सॉरी, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -1। तो -1 बेटा, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व न्यूमेरिकली, यानी कि मैथमेटिक्स से, ठीक है? और ये तो आपको पता लग गया बेटा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नीचे की ओर इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। चलिए फटाफट इसको लिखिए, नोट इट डाउन। ये एग्जाम्पल नोट करो बेटा फटाफट से। हो गया बेटा सभी का? सिर्फ इतना नोट करना था, नलायक को कितना टाइम लगा रहे हो? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हुआ बेसिकली हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो कि आपने पढ़ लिया। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन बोले तो सर कभी कभी डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप भी हो जाता है, बट वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, वेट फॉर इट, ठीक है? उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कब हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप का होता है, ठीक है? वो एक्सेप्शन है बेटा, वो मैं लॉ ऑफ डिमांड के बाद आपको डिस्कस कराऊंगा उसके बारे में। फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बेटा आप काफी इंपॉर्टेंस देंगे, एंड दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फटाफट से हेडिंग लिखे बेटा, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट या
फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ये बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करे जाते हैं बेटा, बट आप इसको एक ही तरीके से पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक विल हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, डेफिनेटली टॉपिक आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। तो देखो, हमारी डिमांड है, एंड आई होप सो कि आपको डिमांड के बारे में तो पता लग ही गया होगा बेटा कि डिमांड क्या होती है। तो सर हमारी डिमांड को ना कुछ चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। मतलब सर बिल्कुल ध्यान से प्लीज लिखना मत, सिर्फ सुनते रहो, लिखने का समय दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो कहते हैं सर डिमांड को ना इफेक्ट किया जा सकता है, मतलब इसका मतलब होता है सर चेंज किया जा सकता है। लेट अस अज्यूम, अगर कोई पर्सन बेटा, डिमांड एक तरह से बेटा अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो डोंट यू थिंक इट्स अ बाइंग डिसीजन। डिमांड एक तरह का बेटा बाइंग डिसीजन होता है हमारा। बाइंग डिसीजन बोले तो किसी चीज को खरीदने का निर्णय ले रहा हूँ बेटा मैं, तो यानी कि मैं जब किसी चीज को परचेज करने का निर्णय ले रहा हूँ, परचेज कर लेता हूँ, दैट इज बेसिकली माई डिमांड। बट मेरे इस डिसीजन को अफेक्ट किया जा सकता है, मतलब अफेक्ट किया जाता है, मतलब जैसे मान लो अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, यस, मान लो कुछ फैक्टर में चेंज हो जाता है, अगर उन फैक्टर में चेंज होता है तो माइट भी ये मेरा यस वाला डिसीजन कैंसिल होकर नो हो जाए। यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है, यस मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ। बट मान लो ये जो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, राइट, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को क्या करेंगे बेटा, इफेक्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, इफेक्ट। यानी कि इन फैक्टर में चेंज होने से, इन फैक्टर में चेंज होने से ये संभाविक है बेटा मेरी डिमांड में भी परिवर्तन हो सकता है। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट या फैक्टर ऑफ डिमांड का मतलब होता है सर वो फैक्टर्स, वो डिटरमिनेंट जो हमारे डिमांड को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी गुड्स को खरीदना चाहता हूं तो उनका डिसीजन बेटा क्या हो सकता है, इन फैक्टर के चेंज होने से चेंज हो सकता है। या मैं किसी गुड्स को परचेस करना नहीं चाहता, अगर इन फैक्टर में चेंज होगा तो डेफिनेटली मेरा वो बाइंग डिसीजन या नॉट टू बाइंग डिसीजन क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। तो अब हमें ये फैक्टर पढ़ने हैं बेटा, 7 फैक्टर्स हैं बेटा, ये 7 के 7 फैक्टर, वैसे तो बहुत सारे हैं बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो 7 फैक्टर्स दिए हुए हैं बेटा आपको, जो आपको अच्छे से समझने हैं कि कैसे ये फैक्टर हमारी डिमांड को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये फैक्टर एक्चुअल में हमारे पास है, कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, तो 7 फैक्टर हैं। इनके जरा नाम लिखो। पहला लिखो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो पहला फैक्टर है बेटा हमारे पास ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। हालांकि मैं काफी डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा, बट पहले आप इनके नाम लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा है हमारे पास बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आई होप सो आपको समझ में आया कि हम टॉपिक पढ़ने वाले क्या है बेटा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने से आई मीन पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टॉपिक पढ़ क्यों रहे हो एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका एक्सपेक्टेशन। सिक्स पॉइंट है बेटा आपका नंबर ऑफ बायर। एंड द सेवन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये नंबर ऑफ बायर को बेटा पॉपुलेशन साइज भी बोल सकते हो। बात देखिए, तो बेटा ये जो आपके 7 फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर में क्या होगा जी, चेंज, तो इनके चेंज होने से बेटा किस में चेंज हो सकता है, आपके डिमांड में। तो यही होता है बेटा डिटरमिनेंट और फैक्टर्स ऑफ द डिमांड। अब देखो, ये जो पहले के 5 है ना बेटा और लास्ट के 2 हैं, इनमें फर्क है। ये पहले के 5 को हम बोलेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स, इसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड
फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब होता है ये जो हमारे फैक्टर जब चेंज होंगे तो सिर्फ किसकी डिमांड को फर्क डालेंगे बेटा? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की। बट ये जब दो डिमांड हम जो दो फैक्टर हैं ये चेंज होंगे बेटा, ये पूरी मार्केट डिमांड को फर्क डालेंगे। ठीक है? यानी कि अगर सर इन 5 फैक्टर में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा बेटा? इंडिविजुअल डिमांड पे। और जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। और लास्ट के दो फैक्टर जो है बेटा, इनमें चेंज होने से बेटा पूरी मार्केट की डिमांड अफेक्ट होगी। ठीक है? अगेन आपने मार्केट डिमांड भी लास्ट क्लास में पढ़ ली है। समझ आया? पढ़ने वाले के अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ने वाले हैं। तो बताओ किस किस को समझ में आ गया हम पढ़ने वाले क्या है? जल्दी से बोलो फटाफट। ओके बेटा, फोर्थ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और पांचवा है एक्सपेक्टेशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड सिक्स फिफ्थ है बेटा आपका एक्सपेक्टेशन। छठा है नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स या इसको पॉपुलेशन साइज भी लिख सकते हो। लास्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। डन? ये लिखा बच्चों आपने? जल्दी से नोट करो बेटा इसको। हो गया सभी का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर डिस्कसिंग द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर को समझने से पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको और समझा दूं, सुनना ध्यान से। बेटा हमने कितने फैक्टर पढ़े अभी? 7 फैक्टर के नाम लिखे। अब इनके बारे में हम पढ़ा नहीं है, सिर्फ हमें नाम है और ये नाम आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है? ये नाम आपको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए बेटा। आप सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि सर जैसे मान लो मैं पहला फैक्टर पढ़ता हूँ, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला फैक्टर यही है ना? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एजम्पशन। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे खास बात है बेटा एजम्पशन। ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे खास बात क्या है बेटा? अजम्पशन। ठीक है? ये इकोनॉमी पूरी की पूरी एजम्पशन बेस्ड है बेटा, रियलिटी के बेस पे नहीं है बेटा, ये दिस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। अब सुनिए, जैसे मान लो मैं ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, यानी कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या चेक करें बेटा? अगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज होता है तो हमारी डिमांड पर कैसा चेंज होगा। तो यहाँ पर बेटा हमारी एक एजम्पशन रहेगी। सर क्या एजम्पशन रहेगी सर? तो हमारी बेटा एजम्पशन रहेगी कि जो बाकी के फैक्टर हैं बेटा, अदर फैक्टर्स, वो रहेंगे रिमेन कांस्टेंट। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो पाए। ठीक है? तो यहाँ पर बेटा जब हम एक फैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे तो बाकी के फैक्टर हमारे क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि हम मान के चलेंगे कि उन फैक्टर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही बेटा जब मैं दूसरा फैक्टर पढ़ाऊंगा आपको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब हम इस फैक्टर को पढ़ रहे होंगे बेटा, यानी कि इस फैक्टर का चेंज देख रहे होंगे बेटा, तो उस स्थिति में हम ये मानेंगे बाकी के जो अदर 6 फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे बेटा? रिमेन कांस्टेंट। तो ये एजम्पशन है, प्लीज इसको याद रखना हमेशा कि सर अगर एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बाकी के जितने भी हमने 6 फैक्टर यहाँ पे लिखे थे बेटा,
वो फैक्टर हमारे क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ये कौन कह रहा है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन। ठीक है, तो बेसिक सिचुएशन क्या है, बिल्कुल ध्यान सुना सर। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे, जब भी हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर्स को पढ़ रहे होंगे, राइट, यानी कि देख रहे होंगे इसमें चेंज होने से हमारी डिमांड में किस प्रकार के चेंज आते हैं, तो उस स्थिति में बेटा हम कुछ चीज मान के चलेंगे। एजम्पशन का मतलब होता है कंडीशन, अजम्पशन। वो अजम्पशन को हम मान के चलेंगे बेटा कि जो अदर फैक्टर्स हैं, यानी कि बेटा एक इसके अलावा 6 फैक्टर बच गए ना, वो 6 के 6 फैक्टर क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट। यानी कि अगर देखो मैं मानूं किसी कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज हो रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा रिलेटेड गुड्स की प्राइस कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ बायर कांस्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कांस्टेंट है, वो सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी बेटा। यानी कि हमारी अजम्पशन है उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज आर अजम्पशन। समझ आया? बोलो अजम्पशन क्या है, इसको लिखो फटाफट से, सिर्फ इतना लिखना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको नोट करो। ऋषभ और सुशांत, आपको क्लियर है बेटा? देखो किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बढ़ूं और फिर वहां पर आपको चीजें समझ में ना आए तो वो दिक्कत होगी बेटा। किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा है तो आप तुरंत पूछ लो मेरे से। चलें फिर आगे बढ़े। चलिए देखो, अब करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। हेडिंग लिखो, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था बेटा हमारे पास, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसकी थ्योरी लिखो पहले फटाफट, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। लिखो, मेरे साथ के साथ लिखना बेटा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ब्रैकेट में लिख लेना कांस्टेंट, विद राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड with fall in own price of the commodity, its demand extended. There is a negative relationship between own price of commodity and quantity demand। बेटा पहले इतना नोट करो, फिर आपको समझाता हूँ डिटेल में। पहले इतना नोट कीजिए फटाफट से।
चलिए नोट करो इसको फटाफट से, और नोट हो जाए तो मुझे बताना, फिर समझाऊंगा बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू। हो गया, सबका हो गया? सुशांत तो तुम्हारा हुआ बेटा, ये लिखा आपने? देखो यार, पार्टिसिपेट ना सारे बच्चे क्या करो, ताकि मुझे ना समझ में आए कि सबको क्लियर हो रहा है। देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर थ्योरी डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। कुछ भी एग्जाम्पल, कुछ भी, एनीथिंग। तो मान लो मैं ना एक पेप्सी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बेटा पेप्सी एक कमोडिटी है, बिल्कुल सर। इसको हम गुड्स मानते हैं, हाँ जी बिल्कुल मानते हैं। तो क्या पेप्सी की अपनी खुद की प्राइस भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी सर। मान लो 2 लीटर की पेप्सी की बात हो रही है, और इसका प्राइस मान लेते हैं 85 रुपीज। सर ये हमारी जो पेप्सी है बेटा, वो 85 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल है, राइट, हमारे लिए। तो इस प्राइस को, यानी कि पेप्सी की ये खुद की प्राइस होगी बेटा, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है। अब कहते हैं सर अगर इस प्राइस में चेंज आएगा तो हमारी डिमांड भी अफेक्टेड होती है। अब सर चेंज दो तरह के हो सकते हैं। बिल्कुल सर, दो तरह के हो सकते हैं, तो देखो। या तो प्राइस पेप्सी का बढ़ जाएगा, या तो बेटा प्राइस पेप्सी का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सर अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, मतलब 85 से मान लो ये 100 रुपए हो गया, बेटा डोंट यू थिंक बहुत महंगा हो गया? तो इसमें होगा क्या बेटा, कुछ लोग, ध्यान सुनना देखो, जो लोग नॉर्मली पीते हैं बेटा वो तो पियेंगे, बट नॉर्मली जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं बेटा वो यहाँ पर डिमांड कम कर देंगे। यानी कि इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा हमारी, कम हो जाएगी। जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होना, सिकुड़ना होता है, कम होना, ठीक है। तो यानी कि सर ये कह रहा है सर, अगर किसी भी कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर बढ़ती है, राइट, तो स्वाभाविक है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम, क्योंकि लोगों के लिए बेटा वो गुड्स महंगा हो जाएगा। और लोग महंगी गुड्स क्यों खरीदेंगे बेटा, डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। या तो उल्टा हो जाए, कोई गुड्स 85 का था सर, वो 70 रुपए का हो जाए, बेटा इसका प्राइस घट गया, यानी कि जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे शायद आज भी खरीद पाएंगे, सस्ता हो गया ना, और लोग खरीद पाएंगे। तो यानी कि क्या मार्केट में इसकी क्वांटिटी डिमांड बेटा बढ़ जाएगी? हाँ जी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, यानी कि सर ये हो जाएगी एक्सटेंडेड। क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटेंडेड। तो पॉइंट बीइंग सर यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस के बढ़ने से, कौन सी प्राइस, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और ओन प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो क्या एक बात बताओ, अगर ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में, यानी कि जो कमोडिटी की खुद की प्राइस है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर उसमें चेंज आ रहा है, तो क्या उसकी डिमांड में फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से बेटा हमारी डिमांड में भी क्या हो रहा है बेटा, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देख लो दोनों के बीच में सिचुएशन क्या पैदा हो रही है बेटा। अगर मैं एक चार्ट फॉर्म में इसको समझाऊं, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो रही है बेटा, हमारी बढ़ रही है। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स, या यू कैन से नेगेटिव रिलेशन है। क्या है बेटा इन दोनों के बीच में, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरा घटने लगता है, एक चीज घटती है तो दूसरा बढ़ने लगता है। समझ में आया बेटा? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? बोलो जी, समझ में आया? चलो फिर इस चार्ट को बना लो फटाफट से। चलिए इस चार्ट को बना लीजिए फटाफट से। तो ये देखो, एक बार थ्योरी आपको पढ़वा देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, इधर देखो। कह रहा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, बेटा पहली लाइन इसने क्या लिखी है, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल या कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर। इसका मतलब क्या है बेटा, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर मतलब सर बाकी के 6 फैक्टर जो बच गए थे वो, उनमें क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखो क्या कह रहा है, विथ राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, विथ राइज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम होना होता है, ठीक है। एंड विद फॉल, फॉल का मतलब कम होना, प्राइस कम होगी बेटा, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइट, इट्स डिमांड एक्सटेंडेड, डिमांड क्या हो जाएगा बेटा हमारी, एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहते हैं सर इस हिसाब से देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। आई होप सो आपको ये समझ में
आ गया हो। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स कर लिया था बेटा, इसको फटाफट से नोट करो, आप जल्दी से नोट करो और मुझे समझाओ। अगर किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट से। इफ एनीवन हैज डाउट देन आस्क मी। है बेटा, किसी को डाउट है? लिखो इसको फटाफट से, नोट करो। ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया है, और बबाल ट्राई मत करना, अच्छे से बनाना बिल्कुल। ठीक है, बनाओ। चलिए जी, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया बेटा हमारा, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सुनिएगा इसका सिचुएशन क्या है बेटा। अगर मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करूं, देखो बिफोर डिस्कसिंग द इम्प्लीफिकेशन, इसकी इम्प्लीफिकेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। जैसे सर बेसिक ज्ञान बोले तो ये, इसकी प्राइस तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें ये तो पता हो ये रिलेटेड गुड्स है क्या। तो बेसिकली बेटा वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारे पास दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं बेटा। पहले रिलेटेड गुड्स के बारे में समझते हैं, फिर इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे बेटा कि किस तरह के इफेक्ट्स इसमें होंगे। ठीक है, देखिए पहला है बेटा हमारे पास, इसको ए नाम दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला गुड्स है बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखिए रिलेटेड गुड्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरी, मैं आपको कुछ बातें डिस्कस कराना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत सिंपल है बेटा, मान लो आपको बेटा चाय पीनी थी, बट चाय मिल ही नहीं रही, कहीं पर भी नहीं मिल रही। बट सर हमें कॉफी मिल गई, क्योंकि बेटा ये दो गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो डेफिनेटली एक दूसरे के प्लेस में यूज हो सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर टी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कॉफी से काम चला लेंगे, कॉफी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो टी से काम चला देंगे। यानी कि सर ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि अगर एक अवेलेबल नहीं हुआ तो दूसरे से काम चलाया जा सकता है। यानी कि दो गुड्स जो एक जैसे गुड्स होते हैं बेटा, डेफिनेटली उनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे आपने टूथपेस्ट तो देखा ही होगा बेटा, है ना। सुबह सुबह उठ के बेटा हम टूथपेस्ट करते भी हैं, तो उसमें अगर मैं नाम लूं क्लोज अप या कॉलगेट, मान लो आप मार्केट में गए कॉल क्लोजअप लेने के लिए, आपको क्लोजअप पसंद था बेटा, आपको ये परचेस करने के, बट पूरी मार्केट छान मारी, आपको क्लोजअप कहीं मिला नहीं, तो क्या आप कॉलगेट से काम चला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सब दोनों का काम तो एक ही जैसा है ना, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के। क्लोजअप का काम क्या था? वही दांत साफ करना। तो कॉलगेट का काम भी क्या है बेटा? दांत साफ करना। तो क्या एक दूसरे के प्लेस में ये दोनों गुड्स बेटा क्या यूज हो सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल। तो ऐसे गुड्स बेटा जो एक दूसरे के प्लेसेस में यूज किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब आती है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। क्या बोल रहा है भाई? प्राइस डिफरेंट अकर्स। अभी प्राइस की बात ही नहीं हो रही ना बेटा, हमें प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ दो उसको। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। इसकी बात में बात करेंगे बेटा, उसके प्राइस में क्या चेंज होता है, उसके प्राइस का क्या ज्यादा है क्या कम है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वेट फॉर इट। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्या होते हैं, मीनिंग, मीनिंग ओनली मीनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2,
अभी सिर्फ उतना ही ध्यान दो जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं कार और पेट्रोल, मेरे से ये मत बोलना सर कार डीजल से भी चलती है, कार सीएनजी से भी चलती है, मुझे भी पता है बेटा। अब सिर्फ समझना, मीनिंग समझा रहा हूँ। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या बिना पेट्रोल के कार चल सकती है? और कार नहीं होगा तो पेट्रोल का क्या काम है? तो यानी कि दोनों गुड्स बेटा कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट डिमांड ऑफ ईच अदर। यानी कि बेटा अगर मैं खाली कार परचेज कर लूं, हाँ, तो क्या कार का परचेज करने का मेरा पर्पस पूरा हो पाएगा? नहीं सर। जब तक मैं उस कार में क्या ना डालूं बेटा, पेट्रोल या ना डालूं, ठीक है। जब तक पेट्रोल ना डालूं, यानी कि सर दोनों गुड्स को सेम टाइम पे परचेस करना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों गुड्स को सही से यूटिलाइज कर पाऊंगा। खाली मैं पेट्रोल खरीद के ले आता हूँ घर पे, उसका क्या काम है भाई? कुछ काम ही नहीं उसका। मान लो मेरे पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, ठीक है, बट मैं पेट्रोल परचेस करके ले आया, बेटा उस पेट्रोल का क्या काम है ना। अब मैं बाइक लाया, पेट्रोल लाया, क्या दोनों को मिलकर यूज होंगे बेटा वो? हाँ। तो ऐसे गुड्स बेटा जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ और एग्जांपल बेटा, जैसे इंक हो गया और आपका पेन हो गया। अगर मैं आपके पेन में से इंक निकाल दूं बेटा, तो खाली पेन का क्या काम? बिना इंक के तो बेटा पेन बेकार है। तो ये दोनों गुड्स एक दूसरे की डिमांड को क्या बेटा साइमल्टेनियसली फुलफिल करते हैं एक साथ। हाँ जी, तो कहने का मतलब है दो गुड्स जो मिलकर यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दो गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस में यूज हो सकते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मीनिंग सिर्फ कौन सा फॉर्म में कराई है बेटा, समझ में आई या नहीं ये बताओ सिर्फ, जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को बना लो, इसको नोट कर लो, फिर बाकी के कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, पहले इतना नोट करो बेटा फटाफट से। ऋषभ समझ आया? ठीक है जी, नोट करो बेटा फिर इसको फटाफट से। इसको नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे मुझे बताना। हो गया जी? ठीक है फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं बेटा। आप लोग अलग से लिखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप लोग हेडिंग डाल के लिखना सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। चलिए लिखो, इसकी थ्योरी लिखो। these these are the goods which can be substituted for each other. That means these goods can use in place of each other.
place of each other. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं बेटा, these are those goods, these are those goods which complete the demand for each other, and therefore these are demanded together. ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखिए बेटा इनकी फटाफट से। अब सुनो, आज मैं सिर्फ आपको इतना पढ़ाऊंगा, ठीक है? आगे का सुनो, करना क्या है आपको, जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी टॉपिक को कंटिन्यू कराऊंगा तो वहां पर एक बार दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है? फिर हम आगे की सिचुएशन को समझेंगे। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अच्छे से बेटा देखो, इस चैप्टर को प्लीज लाइटली मत लेना, मैं आपको पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत दिक्कत दे देगा वरना चैप्टर। आगे हमें मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटा चैप्टर में। तो प्लीज इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, लापरवाही मत करना। आप 11th क्लास में आ चुके हो बेटा, नाउ आपका ड्रीम होना चाहिए कॉलेज का, ठीक है? लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी बेटा। अब आप 10th के बच्चे नहीं हो, आप एक 11th क्लास, आप आपकी बेस नींव पूरी हो रही है बेटा 12th के लिए, ठीक है? तो इसको प्लीज लाइटली मत लेना। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत आलसपना कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉपर अच्छे से क्लास लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है? ये चीज जरूर करनी है आपको बेटा, ठीक है? चलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? फटाफट से पूछ लो बेटा, अदरवाइज आज की क्लास यहीं ओवर हो गई है हमारी।